नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत व्याख्यान कौशल अर्थात एक्सप्लेनेशन स्किल के बारे में बात करूंगा। इस स्किल में हम ये सीखते हैं कि किसी भी टॉपिक के शिक्षण बिंदु को हम इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करें या उसकी व्याख्या करें कि स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, उसके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट्स ना हो कि कोई चीज़ उसे समझ में नहीं आई है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्सप्लेनेशन करना या व्याख्यान करना अच्छे से सीख लें, ताकि जब हम रेगुलर क्लास टीचिंग के अंतर्गत जाएं तो हमें वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई समस्या ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसका लेसन प्लान बनाएं और लेसन प्लान बनाने के बाद उस पर हम डिमॉन्स्ट्रेशन करें, और डिमॉन्स्ट्रेशन हम तब तक करते रहें जब तक कि हम किसी एक टॉपिक को अच्छे ढंग से व्याख्यान करने या स्पष्टीकरण करने के योग्य ना बन जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका प्लान किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप पिछले प्लान में देख चुके हैं कि सबसे ऊपर लिखा जाता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, और जिस नंबर का प्लान होगा वो नंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद से आएगा ब्लैक बोर्ड एंट्री के अंदर दिनांक सबसे ऊपर, और डेट यहाँ पर वो डेट लिखी जाएगी जिस डेट में आप इस स्किल के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। उसके नीचे आएगा विषय सब्जेक्ट, और जिस सब्जेक्ट का कंटेंट लेकर आप ये प्लान बना रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने इसमें विज्ञान का कंटेंट लिया है तो यहाँ पर हमने विज्ञान लिख दिया है। फिर उसके नीचे टॉपिक या प्रकरण में जिस टॉपिक का कंटेंट लिया है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ये ब्लैक बोर्ड पर भी अंडरलाइन किया जाता है और प्लान के अंदर भी अंडरलाइन किया जाता है। आप चाहे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाएं या पाठ योजना बनाएं, सभी में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। फिर उसके बाद से दूसरे साइड में आप कक्षा लिखेंगे। जिस कक्षा के लिए आपने जिस कक्षा का ये कंटेंट लिया है वो कक्षा डाल देंगे। फिर चक्र, किस पीरियड में आप ये पढ़ाने जा रहे हैं वो पीरियड डाल देंगे, और उसके नीचे ड्यूरेशन या अवधि कितने मिनट का होगा, यानी ये 6 मिनट का होगा तो आप यहाँ पर 6 मिनट लिख देंगे। माइक्रो टीचिंग एनसीईआरटी के अनुसार 6 मिनट की होती है तो हम 6 मिनट इसे कर देंगे, और अगर पूरे साइकिल की बात करें तो 45 मिनट की हो जाती है, या 36 मिनट की अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया गया है। फिर उसके नीचे आएगा कौशल। जिस कौशल का प्लान बन रहा है उस कौशल का नाम लिख दिया जाएगा। चूँकि ये व्याख्यान कौशल है तो यहाँ पर व्याख्यान कौशल लिख दिया जाएगा। फिर उसके नीचे आएगा घटक, और इन कंटेंट के आधार पे हमें पूरा प्लान बनाना होगा। तो इसमें आप कंटेंट घटक देख लीजिए। पहला घटक क्या है? प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग। दूसरा है निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट होना। तीसरा है भाषा में प्रवाह होना, फ्लुएंसी। फोर्थ है उचित शब्दों एवं वाक्यांश का प्रयोग। पांचवा है कथनों में तारतम्यता होना। 6 है विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। और 7th है बोध परीक्षण हेतु पूछे गए प्रश्न। इन सारे कंपोनेंट को ध्यान में रख के हम अपना प्लान बनाएंगे, और इन्हीं कंपोनेंट के आधार पे हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगा, ताकि हम इस स्किल के ऊपर अच्छे ढंग से मास्टरी हासिल कर लें। अब उसके बाद आएगा लेसन का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो जिस तरीके से पहले प्लान बनता था सेम उसी तरीके से होगा। यहाँ पर हम एक चीज़ चेंज करेंगे, इस साइड में आ जाएगा शिक्षण बिंदु, और उसके बाद से छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र क्रिया, और उसके बाद घटक। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया हम क्यों लिखते हैं आपको मालूम है। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। आपको दोनों चीज़ें नहीं लिखनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं।
अब शिक्षण बिंदु, ये टॉपिक हमने लिया था पौधों में श्वसन, तो यहाँ पर टीचिंग पॉइंट हमने लिख दिया पौधों में श्वसन। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। संसार में सभी जीवित प्राणी अर्थात जंतु एवं पेड़ पौधे श्वसन करते हैं। पौधों में जंतुओं की भांति अलग अलग से श्वसन अंग नहीं होते हैं। पौधे पत्तियों की सहायता से, और ये जो कंटेंट दिया गया है, इस कंटेंट के आगे इसका कंपोनेंट और यहाँ पर लिखा जाएगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पर जो लिखा गया है, इसको आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो आपने यहाँ पर लिख लिया, और इसी को आप क्लास में ठीक ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। इसके आगे और कंटिन्यू किया जाएगा। से श्वसन करते हैं। पौधों की पत्तियों पर अनेक विशेष आकृति के छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये पूरा आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आपने यहाँ पर इसको स्पष्टीकरण कर दिया। अब इसके लिए आपको जब आप इसका डेमो देंगे तो आपको इसी तरीके से आप जो लिखा है आपने इसको अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इस चीज़ को आपको वहाँ बताना है। तो यानी कि जो भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है, उस टॉपिक को जिस ढंग से आपको एक्सप्लेन करना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जिससे कि आपका जो सुपरवाइज़र होगा उसको उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेगा। फिर दूसरा टीचिंग पॉइंट आ गया यहाँ पर रंध्र। अब इसका एक्सप्लेन किया गया। सामान्यतः रंध्र पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। इन रंध्रों की सहायता से ही कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। यहाँ भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं वो कंपोनेंट यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब आपने कितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है कि अगर अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है तो इससे संबंधित जो प्रश्न के उत्तर होंगे या जो बोध प्रश्न की बात करते हैं उसके उत्तर छात्र दे सकेंगे। अगर आपने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है तो सारे प्रश्नों के उत्तर छात्र दे सकेंगे, और अगर आपने एक्सप्लेनेशन में कोई गड़बड़ी की है तो उसके उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे। तो उसको चेक करने के लिए 2 प्रश्न भी डाले गए हैं इसमें, और वो प्रश्न इससे रिलेटेड ही होंगे, यानी कि जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपने इन में एक्सप्लेनेशन दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो पहला प्रश्न है, पौधों में श्वसन किस अंग के माध्यम से होता है, या पौधों में श्वसन किस भाग के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर होगा, अब इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करेंगे और आप जिससे कहेंगे वो उत्तर देगा, और इसका उत्तर होगा पौधों में श्वसन पत्ती के द्वारा होता है। अब अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ाया है तो क्लास में सभी स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करेंगे, आप जिससे कहेंगे वो उत्तर दे देगा, और इसका कंपोनेंट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है, पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो इस तरीके से आप बोध प्रश्नों के द्वारा आप अपना इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि हमने कितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन किया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को ठीक ढंग से समझ में आ गया है। अब एक्सप्लेनेशन करते समय आपको ये भी ध्यान देना होगा कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, और उस स्टूडेंट के लेवल के अनुसार ही आप अपना एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर स्टूडेंट्स का लेवल बहुत अच्छा है तो आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा हाई फाई हो सकता है, अगर एवरेज हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन भी अपना एवरेज ही रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि वो किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, और वो कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इतना आपने बना लिया। उसके बाद से फिर अब आप इसके ऊपर डेमो देंगे क्लास में, और वो जो आपका छोटा ग्रुप होगा, एक 8 बच्चों का या 10 बच्चों का, उनके साथ आपके सुपरवाइज़र होंगे, और इन कंपोनेंट के आधार पे आपको वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या आपने ठीक ढंग से एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है, या जो ये घटक हैं, कंपोनेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग आपकी रेटिंग क्या हो रही है। तो प्रत्येक कंपोनेंट को आपको मालूम ही है, पिछले आपने कंपोनेंट लिख चुके हैं, देख चुके हैं। पहला है प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग, दूसरा है निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट होना, तीसरा भाषा में प्रवाह होना, चौथा उचित शब्दों एवं
वाक्यांश का प्रयोग। 5वां, कथनों में तारतम्यता होना। 6ठा, विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। और 6ठा, बोध परीक्षण हेतु पूछे गए प्रश्न। कहीं कहीं आप देखेंगे तो एक और होगा बीच में पूछे गए प्रश्न। तो हमने चूँकि आप एक पैरा लेते हैं तो बीच में प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो बीच में एक प्रश्न पूछ भी सकते हैं। तो अब रेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। सेम उसी तरीके से जो पिछले प्लान में हमने आपको बताया है कि अगर रेटिंग आपकी 1, 2, 3 होती है तो इसका मतलब है कि आपको रीप्लानिंग और रीटीचिंग करनी होगी। और अगर आपके सुपरवाइज़र आपका रेटिंग 5 या 4 पर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस स्किल में पारंगत हासिल कर लिए हैं या मास्टरी हासिल कर लिए हैं। फिर आपको अब दूसरे स्किल की तैयारी करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से सारे कंपोनेंट में रेटिंग की जाती है। उसके बाद आएगा आपका आलोचना एवं सुझाव। आपके इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद या आपका प्लान जो है उसके ऊपर पूरी आलोचना और आपको सुझाव दिए जाते हैं और आपको उन सुझावों के द्वारा अपने आप में फिर से सुधार करना होता है और उसके बाद से रीप्लानिंग और फिर से रीटीचिंग करनी होती है और कोशिश करनी होती है कि आप जो पिछली बार गलती कर चुके हैं उन गलतियों को रिपीट ना करें। और लास्ट में पर्यवेक्षक के यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे और उसके बाद से आपका ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक स्किल के लिए कम से कम प्लान और रीप्लान, टीच एंड रीटीच का कॉन्सेप्ट दिया गया है। माइक्रो टीचिंग में कम से कम 2 बार तो आपको करना ही होता है। और लेकिन 2 बार ही नहीं, अगर आप जब तक इस स्किल के ऊपर या प्रत्येक स्किल के ऊपर जब तक आप मास्टरी हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आपको टीचिंग एंड रीटीचिंग करनी होती है, प्लानिंग एंड रीप्लानिंग करनी होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये स्किल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।